आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः दिव्य एकेडमी क्लासेस के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और हम जो मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार में हम क्या पढ़ चुके हैं? हम अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 दोनों का जिक्र कर चुके हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हमने देखा था, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अनुच्छेद 12 में हमने देखा था, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हमने समझा था कि राज्य को परिभाषित किया था कि राज्य की क्या परिभाषा होती है, राज्य को समझने की कोशिश की थी। इसके 4 पार्ट थे। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हमने विधि को समझने की कोशिश की थी कि एक ऐसी विधि जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, उनका अल्पीकरण करती है या न्यूनीकरण करती है, तो वो असंगत हो जाएगी उस सीमा तक जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों को उल्लंघन करती है। तो इसके भी हमने 4 पार्ट पढ़े थे, 13 बन करके 13 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके हम कुछ 4 भागों में समझने की कोशिश की थी। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 12। अब हम देखते हैं जो समानता का अधिकार है, जो पहला हमारा टोटल कितने 6 मूल अधिकार हमें दिए हुए हैं। जो 6 मूल अधिकार है, उन 6 में 12 13 के बाद 14 से स्टार्ट होता है पहला विधि। पहला जो होता है वो होता है विधि का समता का अधिकार। जो समता का अधिकार है ये है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, जिसमें उपाधियों के अंत करने की बात की गई है। तो ये हमारा पहला मूल अधिकार है जिसका हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 की जब हम चर्चा करते हैं तो अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के द्वारा किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी विधि की समता होगी, विधि का समान व्यवहार किया जाएगा। वही विधि की जहां समता की बात की जाती है, वही विधि के द्वारा समान संरक्षण किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य के द्वारा कोई भी निर्मित विधि होगी, वह विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, दो बात की गई है। जब समता की बात की गई है तो वो कहता है कि इक्वल होगी, हर व्यक्ति के साथ इक्वलिटी के साथ व्यवहार करेगी। किसी भी व्यक्ति के साथ छोटा बड़ा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशेष तरीके के कोई विशेष अधिकार की बात ऐसी विधि नहीं करती है। तो चूंकि यहाँ पर किसी भी तरह के कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे, सभी लोग विधि के सामने बराबर होंगे। चूंकि यह विशेष अधिकार नहीं है, इसलिए नकारात्मक अर्थ में भी इसको स्वीकार किया जाता है। वही जो विधि के समान संरक्षण है, इसमें इक्वल प्रोटेक्शन की बात की जाती है कि सभी लोगों को विधि के सामने समान संरक्षण होगा। तो ये सकारात्मक अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि विधि के समक्ष समता की बात है कि विधि के समक्ष सब लोग समान है, कोई भी व्यक्ति आगे पीछे नहीं है। विधि सबके साथ समान व्यवहार करेगी, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं होगा। तो ये नकारात्मक अर्थ में ली जाती है। और ये हमने लिया था वाइमर गणराज्य से, ये स्वीकार किया था हमने वाइमर गणराज्य से। क्योंकि वाइमर गणराज्य इसको इसलिए बोला जाता है कि जो जर्मनी का जब संविधान का निर्माण हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1919 के बाद, तो उन्होंने वाइमर में उनकी जो संविधान सभा थी वो बैठी थी और उन्होंने ये तय किया कि हम विधि की समक्ष समता रखेंगे, सबको समान व्यवहार करेंगे। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए विधि सबको समानता का व्यवहार करेगी। तो यहाँ से एक कंसेप्ट और निकलता है वाइमर गणराज्य से,
वो निकलता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर जो हम देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सामान्य भाषाओं में अखबारों में पढ़ते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट होता है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, तो वो विधि की क्षमता के अकॉर्डिंग ही करता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है। लेकिन अगर हम इसको समझें कि विधि के समक्ष समता का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब ये है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, प्रत्येक लोग समान है और सभी लोगों के लिए समान विधि है, सभी लोगों के लिए समान न्यायालय है। जब हम ये कहें कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, सभी लोगों के लिए समान विधि है, किसी भी के तरफ ये नहीं कि इस व्यक्ति को अलग विधि, उस व्यक्ति को अलग विधि। अब बात ये आती है कि क्या ये पॉसिबल है क्या कि एक व्यक्ति के साथ अलग विधि हो, दूसरे व्यक्ति के साथ अलग विधि हो? बिल्कुल पॉसिबल है। और ये पॉसिबल कहां पर? फ्रांस में। फ्रांस के अंतर्गत जो कर्मचारी वर्ग होता है, जो प्रशासक वर्ग होता है, उसके लिए अलग लॉ काम करता है और जो सामान्य जनता होती है उसके लिए अलग लॉ काम करता है। तो ऐसी बात नहीं कि ऐसा हो नहीं जाता, हो सकता है और ऐसा होता है फ्रांस में। जब सामान्य व्यक्ति के लिए जो कानून होता है वो अलग होता है और जो कर्मचारी होता है उसके लिए कानून अलग होता है, तो फ्रांस में ऐसा होता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि समान समता की बात कर रहे हैं, कि विधि की समता होगी, विधि का समानता की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति समान होगा विधि के सामने, समान विधियां होंगी उस व्यक्ति के लिए और समान न्यायालय होंगे। न्यायालय में भी कोई अलग से भेदभाव नहीं होगा। जबकि फ्रांस के अंतर्गत देखा जाता है तो उनकी सुनवाई अलग अलग होती है, तो ऐसा पॉसिबल है। यहाँ किसी भी तरह का कोई भी विशेष संरक्षण नहीं मिलता है, समक्ष समता की जो बात आती है कुछ विशेष संरक्षण नहीं मिलता है, इसीलिए इसको नकारात्मक सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। वही अगर हम समान संरक्षण की बात करें तो इसको हमने यूएसए से लिया था, इसको यूएसए से लिया गया था, जिसमें बात की गई थी कि हम विधि के द्वारा समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति संरक्षित होगा। इसका अर्थ इस रूप में भी लिया जाता है कि हम समान लोगों के साथ समान और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करेंगे। समान के साथ समान और असमान के साथ असमान। ये इस बात में दोनों में डिफरेंस है। ये कि पहली बात कहती है कि विधि के समक्ष समता मतलब विधि प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है, ये कह रही है कि समान के साथ समान है जो कि असमान के साथ असमान है। और ये कंसेप्ट कब आया, ये बात कहां से निकली? जब स्टेट ने वर्गीकरण कर दिया चीजों का। वर्गीकरण किस रूप में कर दिया? स्टेट ने वर्गीकरण कर दिया, स्टेट ने क्लासिफिकेशन कर दिया। देखो भाई, ये तो जनरल कैटेगरी होगी, ये होगी ओबीसी कैटेगरी, ये होगी एसटी कैटेगरी और ये होगी एससी कैटेगरी। जब स्टेट के द्वारा वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, तो वो कहता है, स्टेट कहता है कि जनरल लोगों के साथ, जो लोग जनरल में हैं उनके साथ हम जनरल में जो समान है उनके साथ हम समान करेंगे। जो ओबीसी में है, जनरल अपना है, ओबीसी एक अलग है, तो ये असमान है, ये समान, तो असमान के संग असमान। सारे ओबीसी लोगों के साथ हम समान व्यवहार करेंगे, सारे एसटी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा विधि के द्वारा, सारे एससी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन एसटी और एससी के साथ ये चूंकि असमान है तो असमान के साथ असमान व्यवहार करेंगे, तो विधि समान रूप से। और ये इस बात पे जो हमारा समान समता का अधिकार है, इस बात पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि विधि हमारे साथ भेदभाव कर रही है, क्योंकि जो सकारात्मक भेदभाव है ये इसी बात की तो अनुमति दे रहा है कि राज्य के पास ये अधिकार होगा कि वो युक्ति संगत जो भेदभाव है उसको अनुमति प्रदान करता है। राज्य जो समान संरक्षण की बात है, समान संरक्षण का मतलब यह है कि समान के साथ समान व्यवहार करेंगे और असमान के साथ असमान व्यवहार करेंगे। इसका मतलब राज्य ने हमारे समाज में एक क्लासिफिकेशन कर दिया समाज का, कि एक जनरल कैटेगरी बना दी, ओबीसी बना दी, एससी बना दी, एसटी बना दी। तो जो इस कैटेगरी का, एक कैटेगरी का, तो जो समान लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन जो असमान है उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट देने की बात होगी, तो असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। मतलब राज्य ने यह तय किया
कि हम युक्ति संगत भेदभाव कर सकते हैं, और युक्ति संगत अगर भेदभाव किया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति इस बात को जाकर बात दायर नहीं कर सकता कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और ये देखा गया था रोयप्पावाद में। ई रोयप्पावाद जो हुआ था, यूपी रोयप्पा बनाम जो तमिलनाडु का वाद हुआ था 1974 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राज्य युक्ति संगत भेदभाव कर सकता है। तो ईपी रोयप्पावाद में यही निष्कर्ष निकल के आया था कि इसका जो रिजल्ट था सुप्रीम कोर्ट का, जो गाइडलाइन थी वो यही थी कि राज्य युक्ति संगत भेदभाव कर सकता है। और युक्ति संगत भेदभाव ऐसा होगा कि जब समान लोग होंगे उनके साथ राज्य समान व्यवहार करेगा, जो असमान है राज्य को लगता है कि इसके लिए विशेष तरीके के संरक्षण की आवश्यकता है तो राज्य उसे विशेष तरीके से संरक्षित करेगा। और जब राज्य ऐसा करेगा तो राज्य समता को बढ़ावा दे रहा होगा, समानता को बढ़ावा दे रहा होगा, जो हमारे अनुच्छेद 14 का हो। और ये किसी नागरिक के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए, चाहे वो विदेश से आया हुआ नागरिक हो, चाहे देश का हो, विदेश से आया हुआ व्यक्ति हो या देश का नागरिक हो। यानी कि अनुच्छेद 14 जो कहता है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विधि की समता की बात करता है कि विधि की सभी को समता होगी, उन्हें विधि को समान संरक्षण होगा। राज्य युक्ति संगत भेदभाव कर सकता है, और जब राज्य युक्ति संगत भेदभाव करेगा तो इसका मतलब है कि राज्य युक्ति पूर्वक स्टेट में क्या बनाना चाहता है, समानता को बढ़ावा दे रहा है, राज्य कोई भेदभाव नहीं कर रहा। वर्गीकरण का जो सिद्धांत आया था, प्रिंसिपल आया था, वो यहीं से निकला था कि हम अलग अलग कैटेगराइज करेंगे, समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार करेंगे। और जब किसी भी कोई एक कल्याणकारी राज्य होता है, जब किसी लोगों को बढ़ावा देने की बात होती है तो राज्य विधि को समान संरक्षण मिले, इसी बात को सबसे ज्यादा प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। तो ये हमने समझा कि समक्ष समता मगर वाइमर गणराज्य से आई थी। ये थोड़ा विवाद की वजह कि कई उसमें जो नोट्स वगैरह है उसमें ये ब्रिटेन वगैरह और वो चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन असल में इसका जो वाइमर गणराज्य है यही इसका जो ऑप्शन होता है वो सही माना जाता है। आरपीएससी में कई बार एक क्वेश्चन पूछा है तो वाइमर गणराज्य वाला ऑप्शन है उसी को ठीक माना जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो अनुच्छेद 14 है उसका जो मूल जो बात है वो कंप्लीट होती है। वहीं इसका कुछ अपवाद भी है, अनुच्छेद 14 के अपवाद। तो अनुच्छेद 14 के अपवाद कौन कौन से हैं, इनका अपवादों को समझने की कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद 14 के अपवाद कौन कौन से हैं। जब हम अपवादों की बात करते हैं तो जब कोई विदेशी राजनयिक इंडिया आता है तो विदेशी जो राजनयिक होता है उसके लिए विधि की क्षमता नहीं होती। जो विदेशी राजनयिक होता है विदेशी राजनयिक, तो विदेशी राजनयिक के लिए विशेष सुविधाएं होती है। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 105 की, तो अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद के जो सदस्य होंगे उनको क्या होगा, विशेषाधिकार प्राप्त होगा। उनकी कोई किसी भी तरह के कोई डिस्कशन करते हैं, कोई बात करते हैं, मिलते परखते हैं तो उसमें कोर्ट में जाके उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनके लिए विशेषाधिकार होंगे। जबकि सामान्य व्यक्ति के लिए विशेषाधिकार के मना करता है कि विशेषाधिकार नहीं होंगे। वही अनुच्छेद 194 की बात करें तो जो विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनके पास विशेषाधिकार होंगे। इसके अलावा हम अनुच्छेद 15(3) की बात करें जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए महिलाओं और बच्चों के लिए अगर राज्य ये समझे तो विशेष तरीके के कानून बनाया जा सकता है राज्य के द्वारा। एक व्यक्ति हुए थे बी पालराज साहब हुए थे। जब राज्य के द्वारा महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाए गए तो वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच के कहते हैं कि हुजूर महिलाओं के लिए अलग से कानून बनाकर तो जो स्टेट है
ये लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पालराज साहब संविधान पढ़िए, अनुच्छेद 15 इस चीज की इजाजत देता है कि राज्य चाहे तो महिला और बच्चों के कल्याण के लिए अलग से कानून बना सकता है। तो इस तरीके से जो उनकी पालराज साहब की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया था। वही अनुच्छेद 15(4) हो तो शैक्षणिक संस्थाओं में एसटी, एससी, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात कर दी गई है। एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, इनके लिए रिजर्वेशन की बात कर दी गई सरकारी संस्थाओं में। वही अनुच्छेद 15(5) हो, इसके अंतर्गत जो एसटी है, वो एससी है, ओबीसी है, उनके लिए जो निजी शैक्षणिक संस्थाएं निजी शैक्षणिक संस्थाएं उनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई है। वही अनुच्छेद 16(4) हो, 16(4) हो तो अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत जो एसटी है, एससी है, ओबीसी है, इसके लिए लोक नियोजन में आरक्षण की बात की गई है। वही एक ये भी बच गया अनुच्छेद 15(6). अनुच्छेद 15(6) जिसमें जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, इसके द्वारा 10% रिजर्वेशन की इसके लिए बात कर दी गई है सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में। और भाई अनुच्छेद 16(6) इसके लिए जो लोक नियोजन है उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की बात की है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो प्रावधान है उसकी बात की है। एक और बचा है, वो है 10वां, और वो है अनुच्छेद 361। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, राष्ट्रपति और राज्यपाल उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए कि कोई भी राष्ट्रपति हो या राज्यपाल होगा, उस पर पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कोई भी बात दायर नहीं किया जा सकता। मतलब उनको अपने कार्यों के प्रति कोई भी तरीके की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा किसी भी तरह का फौजदारी मुकदमा उनके खिलाफ दायर नहीं हो सकता। और वहीं इन पर सिविल सूट भी नहीं, सिविल सूट में दायर तो हो सकता है लेकिन उनके लिए 2 माह पहले अग्रिम नोटिस देना होगा। तो इस तरह की 3 जो बातें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बोली गई है। पहली बात तो ये कि अपने कर्तव्यों को, चूंकि वो मंत्रिपरिषद के जो आदेश होते हैं उनको फॉलो करता है, मंत्रिपरिषद की जो भेजी हुई रिकमेंडेशन होती है, राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, तो उनके लिए किसी भी तरह के लिए गए निर्णय के लिए राष्ट्रपति को बात दायर नहीं किया जा सकता। अपने उनके कर्तव्यों के लिए छूट प्रदान की गई है। वहीं उनके किसी भी तरह का कोई फौजदारी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। सिविल सूट दायर किया जा सकता है लेकिन 2 माह पहले अग्रिम जमानत। तो इस तरीके से अनुच्छेद 361 में उनके लिए विशेष तरीके से छूट प्रदान की गई है। तो 361 देखा, 105 देखा, अनुच्छेद 194 देखा, 15 के कुछ पार्ट देखे और 16 के कुछ पार्ट देखे। इसके अंतर्गत विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए, विशेष तरह की छूट दी गई है जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सामान्य नागरिक को नहीं है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है, जहां सभी व्यक्ति क्या होते हैं, समान होते हैं। तो उम्मीद है कि अनुच्छेद 14 में कोई डाउट नहीं रहा होगा कि जब राज्य, हाँ एक बार इसका डिस्कस कर लेते हैं कि जब राज्य युक्ति संगत भेदभाव करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि राज्य भेदभाव को बड़ा अगर राज्य को ये अधिकार होता है कि युक्ति संगत भेदभाव कर सकता है। और ये जो फैसला हुआ था ये ईपी पवार बनाम तमिलनाडु में ये चीज निकल के सामने। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 15 कि अनुच्छेद 15 एक्चुअल में तो ये अनुच्छेद 14 ही है। बाद में जितने अनुच्छेद आते हैं जो विधि की समता की बात करते हैं वो सब उनका बस विस्तार है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भी समता की ही बात करते हैं। अनुच्छेद 15 एक सामाजिक समता की बात करता है कि कैसे हम सामाजिक समता को बढ़ाएंगे अगर कौन कौन से भेदभावों को हम रोक दें। तो लेकिन अनुच्छेद 15 जहां अनुच्छेद 14 व्यक्ति के लिए होता है, वही अनुच्छेद 15 नागरिकों के लिए होता है। अनुच्छेद 15 का जिक्र किसके लिए होगा, नागरिकों के लिए होगा। मैं आपको एक बार बता दूं कि अनुच्छेद 15
16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये टोटल जो 5 अनुच्छेद है ये केवल नागरिकों के लिए है, जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए है केवल ये 5 अनुच्छेद। तो अब हम अनुच्छेद 15 पढ़ने जा रहे हैं, जो केवल किसके लिए, भारतीय नागरिकों के लिए। 15, 16, 19, 19 के बाद 29 और 30, ये जो 5 अनुच्छेद है जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 14 जो हमने पढ़ा था वो किसके लिए, व्यक्ति के लिए। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कहता है कि सभी नागरिकों के साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव जो होगा उस भेदभाव को रोका जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो अनुच्छेद 14 है वो क्या करता है, किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिषेध करता है। भेदभाव का प्रतिषेध, किसी भी तरह का जो नागरिक है, नागरिकों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किया है। इसको समझने के लिए हम इसको 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला भाग है अनुच्छेद 15(1), दूसरा अनुच्छेद 15(2) और तीसरा है अनुच्छेद 15(3). एक्चुअल में तो है तो ये 2 ही अनुच्छेद, अनुच्छेद 15(1) और 15(2). इसके बाद जो जितने भी आते हैं वो सारे के सारे इसके क्या है, अपवाद है। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5) और एक है अनुच्छेद 15(6). तो इस तरीके से इसके जो मूल संविधान था उसके अंतर्गत 1 से लेकर 3 तक ही था। उसके बाद ये धीरे 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 जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती गई हम इनको समय के अकॉर्डिंग जोड़ते चले गए अपनी जरूरत के हिसाब से। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, इसमें 5 चीजें दी गई हैं और 5 चीजें कई बार क्रम से भी एग्जाम में पूछी जाती है कि धर्म, मूलवंश, धर्म, मूलवंश, लिंग, जातीय लिंग, धर्म, मूलवंश, जातीय लिंग, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इसके आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर जो स्टेट है किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मूलवंश का मतलब जैसे अपना ओरिजिन स्पीसी क्या है, आर्यन है, द्रविडियन है, कौन है, तो उसके मूलवंश होता है। तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, टोटल 5 चीजें। इसके आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव की अनुमति नहीं दी गई है कि किसी भी नागरिक से। वही अगर हम अनुच्छेद 15(2) की बात करें तो इसके अंतर्गत जो सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक जो स्थल है, भेदभाव का प्रतिषेध करता है कि सार्वजनिक स्थल जैसे कोई मंदिर है, कुआं है, कोई स्नान घाट है, कोई राजघाट है, या कोई भी जो सार्वजनिक स्थल है, उस सार्वजनिक होटल है, रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, अगर कोई सार्वजनिक स्थल है तो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 का 15(2) पार्ट है, यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, जैसे कि बोला जाता है ना कि कुआं, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है कि ठाकुर का कुआं। तो जो कुआं होता था वो ठाकुर का होता था, जिस पर जो दलित होता था, वंचित होता था, समाज का जो
वो तबका जो पिछड़ चुका है, पीछे रह चुका है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उस तबके को यह अनुमति नहीं होती थी कि वो उस कुएं पर जाके पानी पी पाए। मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं होती थी, तो मंदिरों में प्रवेश को अनुमति कौन सा प्रदान करता है? 15(2) के द्वारा। अगर मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता है तो वो अनुच्छेद 15(2) को वायलेट कर रहा है। भारत के सभी नागरिकों को 15(2) के द्वारा ये अनुमति है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाए, किसी भी कुएं पर जाए, मंदिर में जाए, स्नानागार में। ऐसा नहीं कि किसी गंगा घाट पर अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे और कोई ये कह के रोक दे कि तू तो दलित है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो अनुच्छेद 15(2) को वायलेट करता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये है सार्वजनिक स्थलों का भेदभाव को प्रतिषेध कर रोकता है। वही अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत महिला और बच्चों, महिलाओं और बच्चों को, महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य के द्वारा विशेष कानून का निर्माण किया जा सकता है। कोई भी कानून बनाया जा सकता है जब राज्य जो आवश्यक समझे, तो विशेष कानून का, जैसे महिला हिंसा रोकथाम अधिनियम जो बनाया था 2006, महिला हिंसा रोकथाम अधिनियम राज्य के द्वारा निर्माण करते हुए 2006-5 के अंतर्गत 5 में वो बना दिया गया था। तो ये क्या था? ये कानून महिला हिंसा रोकथाम अधिनियम, ये यही तो था कि भाई किसी भी महिला के साथ और किसी भी बच्चे के साथ अगर कोई शोषण हो रहा है, उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, तो राज्य को यह अधिकार होगा कि वो उनके साथ कानून बना जा सके। और कोई भी व्यक्ति, जैसे डी पालराज साहब जहाँ पहुंचे थे कि इस ऐसा कानून तो लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है, क्या महिला के साथ ही अत्याचार होता है? एक महिला भी तो पुरुष के साथ अत्याचार कर सकती है, हम भी अत्याचार के शिकार है। तो जब पालराज साहब पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पालराज साहब जाइए, अनुच्छेद 15(3) को पढ़िए और समझिए कि राज्य के पास ये अधिकार है कि वो महिला और बच्चों के संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए कानून बना सकती है। वही जब 15(4) से शुरुआत करते हैं तो यहाँ से आरक्षण की कहानी शुरुआत हो जाती है कि आरक्षण, तो अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत राज्य के द्वारा एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो, इन वर्गों के लिए जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान है, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन किया आरक्षण दिया जा सकता है। सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में एसटी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इनके लिए आरक्षण दिया जा सकता है। जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको 15(4) को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ये मुद्दा था उस समय का जब तमिलनाडु राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, वो मद्रास के रूप में जाना जाता था। तो मद्रास के रूप में जाना जाता था, तो एक औरत थी, उनका नाम था चंपाकम दोराईराजन। चंपाकम दोराईराजन वर्सेस जो मद्रास स्टेट था, ये वाद हुआ था। चंपाकम दोराईराजन थी, ये और महिला थी, उनकी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद इन्होंने एक एग्जाम दिया था, उस एग्जाम में इनके नंबर अच्छे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। जब सिलेक्शन नहीं होता है तो ये लिस्ट देखती है तो ये पाती है कि इनके नंबर जो दूसरे लोग थे उनसे ज्यादा हैं, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बात दायर कर देती है मद्रास हाईकोर्ट में। मद्रास हाईकोर्ट में जब ये बात दायर कर देती है तो ये कहती है कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं लेकिन मुझे फिर भी सिलेक्शन नहीं मिला है। और बात है ये 1951 की, जब देश स्वतंत्र हुआ ही हुआ है, स्वतंत्रता की शुरुआत की ही कहानी है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट इसको आदेश दे देता है कि नहीं नहीं, ये जो इनको आरक्षण मिला हुआ है वो उस रूप में है कि जो अंग्रेजों के द्वारा संचालित कानून है उसके द्वारा इनको एक उनका कुछ एक्ट वगैरह था, कम्युनल एक्ट वगैरह था, उसके द्वारा उनको एक आरक्षण का प्रोविजन किया हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट आती है और सुप्रीम कोर्ट को आदेश देते थे कि चंपाकम जो दोराईराजन है इनके लिए नियुक्ति दी जाए, ये बाकी इसकी हकदार है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देता है कि इनके लिए नौकरी दी जाए, ये इसकी हकदार है, तुरंत, जब तक हमारी संसद नहीं बनी थी तब तक हमारी लोकसभा का गठन नहीं हुआ था, ये 1951 की बात है। तो 1951 में ही एक प्रथम संविधान संशोधन आ जाता है। प्रथम संविधान संशोधन आ जाता है, संविधान संशोधन
1951 में आ जाता है और उसके द्वारा 15(4) को जोड़ दिया जाता है। इस 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि राज्य एससी हो, एसटी हो, ओबीसी के लिए राज्य आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। किसके आधार पर? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर। राज्य को अगर ऐसा महसूस हो कि ये वर्ग समाज में पिछड़ा हुआ है, दलित है, गरीब नहीं, राज्य गरीबी के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं करेगा, केवल सामाजिक आधार पर, सामाजिक और पिछड़ेपन के आधार पर राज्य आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। उसमें एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इसके लिए तो चंपाकम दोहराई राजन वर्सेस मद्रास का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में प्रथम संविधान संशोधन जोड़ के जो आरक्षण है इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, संविधान में बैठा दिया जाता है, राज्य इसके साथ करेगा और ये किसी भी तरह का भेदभाव नहीं माना जाएगा। और ये बात भी सही है। अगर हम देखें बात की कि अगर कोई पेड़ है, अगर हम कोई पेड़ है, अगर हम इस पेड़ पर एक फल लगा दें और 4 लोगों की प्रतियोगिता करें, उसमें बंदर भी है, उसमें भैंस भी है, उसमें खरगोश भी है और उसमें हाथी भी है। अगर हम 4 लोगों की प्रतियोगिता करें तो हम पाएंगे कि हमेशा इस पेड़ के ऊपर रखा हुआ अगर आम है तो उसको हमेशा बंदर तोड़ के ले जाएगा और ये तीनों के तीनों लोग वंचित रह जाएंगे। हाथी कोशिश कर सकता है कि क्यों ना इस पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया जाए, लेकिन बाकी भैंस और खरगोश है, ये तो कभी शाम को खा ही नहीं पाएंगे। तो राज्य के पास ये अधिकार होता है कि राज्य एक ऐसे प्रावधान करे, एक युक्ति संगत भेदभाव की को स्थापित करे ताकि जो भैंस है और खरगोश है इनको सहारा दिया जाए, इनको धक्का माना जाए और ये इस स्थिति में पहुंच जाए कि ये भी इस फल को खा सके। तो जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था ये वाकई राज्य में भेदभाव को बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए थे उन तबकों को आगे लाने के लिए एक तरह का उनको सपोर्ट देना, उनको आगे बढ़ाना, एक धक्का मारने की ही कहानी थी ताकि भैंस और खरगोश कहीं आम से वंचित ना हो जाए। तो समाज के सभी लोगों का एक सर्वांगीण विकास, समाज का कोई भी जो तबका है वो पीछे ना छूटे, तो सामाजिक और शैक्षणिक बेस बांधते हुए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो ये तो हमने ये समझा कि आरक्षण क्यों दिया गया था, इसका क्या निहितार्थ थे। तो प्रथम संविधान संशोधन इसके लिए लेके आया गया था। वही अगर हम अनुच्छेद 15(5) की बात करें तो इसमें जो निजी शैक्षणिक संस्था है, निजी जो शैक्षणिक संस्था है उसके लिए जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। और ये किया कौन से में गया? ये 93 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 93 में संविधान संशोधन हुआ था 2002। 93 में जो संविधान संशोधन था, 93 में संविधान संशोधन के द्वारा ये इसको चीज को एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कौन सा निजी शैक्षणिक संस्थाओं में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया कि ऐसे 93 में संविधान संशोधन के द्वारा 15(5) के द्वारा आरक्षण होगा। वहीं 15(6) की अगर हम बात करें तो इसके लिए 2019 में ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया, 10% रिजर्वेशन होगा और ये था 103 में संविधान संशोधन, 103 में संशोधन के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। 93 में संविधान संशोधन के द्वारा 15(5) को जोड़ा गया था जिसमें निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया था और एक पहली बार था जब आरक्षण का प्रावधान आर्थिक रूप से किया गया था, बल्कि जो आरक्षण का जो मूल कंसेप्ट था वो था सामाजिक और शैक्षणिक, आर्थिक तो था ही नहीं। आरक्षण मूलतः गरीबी हटाने के लिए नहीं था, आरक्षण का उद्देश्य था कि जो समाज में जो लोग पिछड़ चुके हैं, जो दलित हैं, हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, हाशियाकृत लोग हैं, उन लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाया जाए, उनकी अपलिफ्टिंग की जाए, उनका आत्मविश्वास का निर्माण किया जाए ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके। उनके लिए शैक्षणिक रूप से कुछ प्रोविजन किया जाए ताकि वो पढ़ लिख सके और उनका जो आत्मविश्वास है उसमें बढ़ोतरी की जा सके। तो इसीलिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन अभी सौभाग्य हो दुर्भाग्य हो ये तो पता नहीं क्या है, लेकिन आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की जो बात की गई थी यह पहली बार 15 और 6 के अंतर्गत की गई थी।
जिसके अंतर्गत जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन था उसको आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। तो इस तरीके से हमने 15(1) को समझा, जिसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं। 15(2) पढ़ा, 15(2) के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी को वंचित नहीं प्रवेश से किसी को वर्जित नहीं किया जा सकता। 15(3) देखा, 15(3) के अंतर्गत महिला और बच्चों के लिए राज्य अलग से कानून बना सकता है। 15(4) पढ़ा, 15(4) के अंतर्गत जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान उनमें आरक्षण की बात की गई है, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। इसके अंतर्गत हमने संप का दोहराई राजनवाद देखा, प्रथम संविधान संशोधन को अध्ययन किया। वही हमने 15(5) के अंतर्गत ये देखा कि कैसे निजी शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रोविजन किया गया, और 15(6) देखा जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की बात की। इस तरीके से हमने ये सारी चीजें जो थी उनका समझने की कोशिश की। अब लास्ट में हमने अनुच्छेद 14 पढ़ लिया, अनुच्छेद 15 पढ़ लिया। अनुच्छेद 14 जो सामाजिक समानता की बात करता है, और अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। इन दोनों अनुच्छेदों को हमने अच्छे से डिटेल में हम 12 पढ़ चुके हैं, 13 पढ़ चुके हैं, 14 और 15 पढ़ चुके हैं। एक अनुच्छेद जो 14 हमने पढ़ा था, इसमें एक दो चीजें जो क्वेश्चन के रूप में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा वाद हुआ था जिसमें विधि के जो शासन था इसको मूल ढांचे में शामिल कर लिया गया था। तो मिनर्वा मिल्स वाद हुआ था कब? 1980 में। मिनर्वा मिल्स वाद हुआ था 1980 में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा वाद हुआ था जिसमें जो विधि का शासन था, विधि का जो शासन था उसको मूल ढांचे में शामिल कर लिया गया था, मूल ढांचे में जगह दी गई थी, तो वो मिनर्वा मिल्स वाद था। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात और आएगा, इसकी जिक्र हम और आगे करेंगे, लेकिन एक बार कर लेते हैं। एम नागराजवाद। एम नागराजवाद में कहा गया था कि जो बैकलॉग में आरक्षण होता है, बैकलॉग में आरक्षण की जो बात की गई थी, रिजर्वेशन की बात की गई थी, तो वो एम नागराजवाद में हुई थी। इसका जिक्र आगे और करेंगे। एम नागराज साहब ने एक बात और बोली थी, देखिए जब मूल अधिकारों की विशेषताएं पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि जो मूल अधिकार होते हैं वो कोई गिफ्ट नहीं होता है, मूल अधिकार कोई गिफ्ट नहीं है। इस बात को भी नागराज साहब बोलते हैं, बाद में सामने आती है। और बैकलॉग में जो आरक्षण की बात होती है वो इसी के अंतर्गत होती है। और एक संजीव कोक बाद हुआ था, संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग बाद हुआ था, संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग, संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग बाद 2012 में हुआ था ये। इसमें यह था कि जब संविधान संशोधन के द्वारा 31(a) को जोड़ा गया था, तो इसमें यह कहा गया कि 31(a) के द्वारा जो सार्वजनिक संपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा तो अनुच्छेद 14 क्या हो जाएगा? निष्प्रभावी हो जाएगा। जब 31(a) आएगा तो अनुच्छेद 14 निष्प्रभावी हो जाएगा। तो अनुच्छेद 14 के बारे में हमने 3 क्वेश्चन करने की कोशिश की कि विधि का शासन किसमें जोड़ा गया? मूल ढांचे में, मिनर्वा मिल्स वाद में जोड़ा गया था। बैकलॉग में आरक्षण की जो बात करता है वो नागराज बात करता है। और जब अनुच्छेद 31 आता है तो कौन सा अनुच्छेद निष्प्रभावी हो जाता है? तो अनुच्छेद 14 निष्प्रभावी हो जाता है। उस समय जब संजीव को और मैन्युफैक्चरिंग बात हुआ था तो इसके अंतर्गत इस बात की गई थी। बाकी एक शिवशंकर साहब थे, उन्होंने विधि के शासन और विधि के समान संरक्षण के लिए इक्वल जस्टिस की संज्ञा देती थी। एक शिवशंकर साहब थे, उन्होंने इस बात को भी कहा। शिवशंकरवाद हुआ था जिसमें उन्होंने जो विधि का शासन था, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, विधि के समान जो संरक्षण था, इन दोनों का उद्देश्य विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, इनको उन्होंने इक्वल जस्टिस बोला था कि ये इक्वल जस्टिस है, ये समान न्याय होता है। इसके बारे में कौन बात करते हैं? शिवशंकर साहब करते हैं। संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग बाद में ये कहा गया था कि जब 31(a) आता है तो अनुच्छेद 14 क्या हो जाता है? निष्प्रभावी हो जाता है।
और एम नागराज बाद में बैकलॉग आरक्षण की बात करता है और मिनर्वा मिल्स बाद में मूल ढांचे में जो विधि का शासन था अनुच्छेद 14 उसको शामिल कर लिया गया था। उम्मीद है कि क्लास बहुत शानदार रही होगी और अनुच्छेद 14 और 15 से संबंधित जो आपके डाउट थे वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। और आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि जब आपको ये चैनल बहुत अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी तरह के आगे हम जो कल 16 और 17 और 18 तीनों अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।